पर्सनल कंप्यूटर 20th सेंचुरी के मेजर इनोवेशंस में से एक है, जिसकी वजह से दुनिया में काफ़ी चेंजेस आए और इसका सारा क्रेडिट जिन दो इंसानों को जाता है वो है बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। भले ही आज के हमारे कंप्यूटर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, इजी टू यूज़ और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं, लेकिन कंप्यूटर शुरू से ही ऐसे नहीं थे। शुरुआती कंप्यूटर्स यानी करीब 1970s के डेकेड के कंप्यूटर फुल ब्लैक एंड वाइट थे, ना ही इनमें कोई कलर था और ना ही कोई माउस पॉइंटर। इस टाइप के कंप्यूटर में आपको कोड लिखकर किसी भी प्रोग्राम को रन कराना पड़ता था। इसी वजह से 1970 के करीब कंप्यूटर केवल कंप्यूटर्स इंजीनियर्स के पास ही हुआ करते थे, लेकिन 1980s के डेकेड में इन्वेंट हुई एक टेक्नोलॉजी ने पूरी कंप्यूटिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो आज हम बात करेंगे किस कंपनी ने ये किया, कौन सी ये टेक्नोलॉजी थी, कैसे बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स इससे लिंक्ड हैं और क्यों उन्हें इस टेक्नोलॉजी का चोर कहा जाता है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1970s के डेकेड के जो कंप्यूटर थे वो CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस नाम की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते थे। जिस टेक्नोलॉजी में ना ही आपको कोई कलर का ऑप्शन मिलता था, ना ही कोई माउस पॉइंटर। इस टेक्नोलॉजी में होने के कारण कंप्यूटर में आपको किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए मैनुअली प्रोग्राम या फिर कोड लिखना पड़ता था, जिसकी वजह से वो रन करते थे। लेकिन 1980s में इन्वेंट हुई GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इस टेक्नोलॉजी में आपको कंप्यूटर में सारे कलर्स देखने को मिले और पहली बार माउस पॉइंटर और आइकन्स इसी टेक्नोलॉजी में देखने को मिले थे। तो जिस कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था वो थी जेरोक्स। जी हाँ, जेरोक्स नाम की एक कंपनी थी। ये कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं थी। ये जेरोक्स नाम की कंपनी एक फोटोकॉपिंग कंपनी थी जिसने पहली कॉमर्शियल फोटोकॉपिंग मशीन इन्वेंट की थी। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि 1960s के करीब इसकी फोटोकॉपिंग मशीन ने US मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। लगभग 85% US मार्केट जेरोक्स की मशीन कॉपिंग को यूज़ करता था। यह मशीन जेरोक्स ने 1959 में इन्वेंट की थी और कुछ ही सालों में जेरोक्स की सेल्स $500 million तक पहुंच गई थी। लेकिन जब जापानीज ब्रांड की US मार्केट में एंट्री हुई तो धीमे धीमे जेरोक्स का मार्केट शेयर कम हुआ, जिस वजह से उन्होंने अपने चीफ साइंटिस्ट जैक गोल्डमैन को एक ब्लैंक चेक पकड़ाकर उनसे कहा कि वो किसी नई टेक्नोलॉजी पर काम करें और जेरोक्स के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करें जिसकी वजह से जेरोक्स दोबारा मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सके। यहाँ से शुरुआत हुई पार्क की। जी हाँ, PARC मतलब पालो अल्टो रिसर्च सेंटर, जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की, तो आपने इस पार्क नाम बहुत बार सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो जैक गोल्डमैन ने इंडस्ट्री के सारे ब्राइट और एक्सपर्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और सारे एक्सपर्ट्स मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में जुट गए और जिस लैब में ये काम कर रहे थे उसी का नाम था जेरोक्स पार्क। जेरोक्स पार्क ने कई बेहतरीन चीज़ें डेवलप की, जैसे माउस, इथरनेट केबल और सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेरोक्स मैनेजमेंट किसी भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो अपनी मोस्ट प्रॉफिटेबल साइड यानी फोटोकॉपिंग मशीन से जुड़ी किसी टेक्नोलॉजी को चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी दोबारा फोटोकॉपिंग मशीन में मोनोपोली क्रिएट कर ले। इतने सारे ग्रेट प्रोडक्ट्स और कई महीनों की मेहनत के बाद जब पार्क साइंटिस्ट को एप्रिसिएशन नहीं मिला तो उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया और कुछ लोग नई कंपनी में चले गए और कुछ लोगों ने सिलिकॉन वैली की उभरती हुई टेक कंपनीज को ज्वाइन कर लिया। भले ही जेरोक्स पार्क जेरोक्स के मैनेजमेंट को खुश ना कर पाया हो, लेकिन इसकी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज की मार्केट में अच्छी चर्चा हो रही थी और इन्हीं सब बातों ने एक और टेक इंटरेस्टेड मैन का ध्यान खींचा और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि स्टीव जॉब्स थे। एप्पल उन दिनों अपने लेटेस्ट एप्पल II के लिए बहुत चर्चा में था, जिस वजह से जेरोक्स उसमें इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड था। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले स्टीव जॉब्स ने ये शर्त रखी कि उन्हें जेरोक्स पार्क की नई टेक्नोलॉजीज़ को देखना है, जिसके लिए जेरोक्स मैनेजमेंट ने हाँ कर दी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज़ उनकी कुछ काम की नहीं थी। स्टीव जॉब्स लेट 1979 में जेरोक्स पार्क गए। स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने वहाँ पर 3 मुख्य चीज़ों को देखा था, लेकिन जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड आया वो थी GUI। मैंने समझ लिया था कि ये टेक्नोलॉजी आगे चलकर दुनिया का भविष्य होने वाली है। टेक्निकल डेमो देखने के बाद स्टीव जॉब्स ने अपने प्रोग्रामर्स को इकट्ठा किया और GUI टेक्नोलॉजी के बारे में जेरोक्स से डिटेल में जाना, जिसने के बदले में जेरोक्स को एप्पल के 1 लाख शेयर्स मिले। इसी समय पर माइक्रोसॉफ्ट भी एप्पल के संग काम कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट आने वाले एप्पल के नए कंप्यूटर मैकिन्टॉश के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था। बिल गेट्स भी जेरोक्स पार्क के नए इनोवेशंस के बारे में जानते थे, जिसकी वजह से एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में ये डील हुई थी कि माइक्रोसॉफ्ट माउस बेस्ड सॉफ्टवेयर मैकिन्टॉश के रिलीज़ के 1 साल बाद तक नहीं निकाल सकता। हालांकि इस शुरुआत में मैकिन्टॉश की रिलीज़ की डेट 1982 थी,
जो कॉन्ट्रैक्ट में भी साइन की गई थी, लेकिन कई टेक्निकल और लीगल प्रॉब्लम्स होने की वजह से मैकिन्टॉश 1984 में लॉन्च हुआ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक केवल 1983 तक माइक्रोसॉफ्ट कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं कर सकता था, और जिस बात का एप्पल को डर था आखिर में वही हुआ। कॉन्ट्रैक्ट अपडेट ना करने की वजह से नवंबर 1983 को माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल और पूरी दुनिया को एक नया सरप्राइज दिया। बिल गेट्स ने एक नई GUI रिलेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम उन्होंने विंडोज़ रखा था, और कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाने की वजह से ये नया सॉफ्टवेयर माउस बेस्ड था। स्टीव जॉब्स को इस वजह से काफ़ी नाराज़गी हुई और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट लीगल केस लेने का फैसला किया, और भले ही ये केस बहुत जल्दी रिजेक्ट हो गया क्योंकि बिल गेट्स ने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही 1 साल बाद माउस रिलेटेड विंडोज़ को लॉन्च किया था। लेकिन स्टीव जॉब्स बिल गेट्स से काफ़ी दुखी थे। स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जिसका बिल गेट्स ने एक बहुत फेमस रिप्लाई दिया था, आई थिंक इट्स मोर लाइक वी बोथ हैड दिस रिच नेबर नेम्ड जेरोक्स एंड आई ब्रोक इनटू हिज हाउस टू स्टील द TV सेट एंड फाउंड आउट दैट यू हैड ऑलरेडी स्टोलन इट। अब बात ये आती है कि आखिर असली चोर कौन था। हम कह सकते हैं दोनों या फिर कोई नहीं, क्योंकि उन दोनों ने केवल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया जो जेरोक्स के पास फालतू में ही थी। केस जो भी हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि बिना जेरोक्स पार्क के कंट्रीब्यूशन के शायद ही पर्सनल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा चेंज आता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब करो इंडेफिनिट थिंग्स को ताकि आपको ऐसा ही ग्रेट कंटेंट हिंदी में मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।